हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। देन बच्चों, आप लोगों के साथ मैंने हमारा जो पिछला सेशन था वो किसका था? वो था साइंटिफिक नोटेशन का, जिसमें हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशंस का मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन, इन सभी को देखा, समझा और सीखा जाना। देन बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का। ठीक है। अब आप सोच रहे होगे सर आपने हमसे कहा था कि सर रेगुलर वीडियो आएगा पर कल वीडियो नहीं आया, है ना? तो देखो बच्चों, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया। उसके पीछे का रीज़न है, थोड़ा इधर मौसम जो है ना खराब था, ठीक है? और मौसम खराब था और आपको तो पता ही है कि अगर मौसम खराब होगा तो बिजली की क्या स्थिति होगी। देखो पूरा काम बिजली पे चलता है, ठीक है ना? देन करंट हुआ हमारे पास तब तो फिर सब ठीक है, वरना अगर बिजली रानी गई तो फिर आपको तो पता ही है। और वैसे भी हम झारखंड में हैं, थोड़ा-सा फूँक के हमारा ऐसे समझ लो कि फूँक जितना हवा नहीं चल जाएगा और दिन भर के लिए बत्ती गुल। समझ रहे हो ना आप? देन उस कंडीशन में मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, सीरियसली सॉरी। देन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं बना दूँ। लेकिन बस वही बात है, समय निकल जाता है, टाइम तो टाइम है। ख़ैर फिर भी मैं पूरा प्रयास करूँगा कि वीडियो में दिक्कत ना आए, ठीक है? देन बच्चों, ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। देन हमारा जो फर्स्ट फर्स्ट टॉपिक है वो खुद ही कौन होगा? सिग्निफिकेंट फिगर्स का। आखिर सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है? तो देखो बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स का अगर मैं एकदम शुद्ध हिंदी बोलूँ ना, तो इसका हिंदी होता है सार्थक अंक, ठीक है ना? मतलब जिस जिस भी फिगर्स यानी जिस अंक का कुछ वैल्यू हो या कोई मान हो, उसी को सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं, ठीक है? ऐसे समझ लो कि ऐसा फिगर्स या ऐसा नोटेशन जिसमें कुछ वैल्यू हो, जिसका कोई मीनिंग हो, उसी को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। तो उसके लिए क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा एक्यूरेसी एंड प्रिसाइज, ठीक है ना? इन दोनों को अगर आप समझ गए तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। तो देखो एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। सबसे पहले हम एक्यूरेसी को समझते हैं, ठीक है? देखो एक्यूरेसी का जो मीनिंग होता है, अगर आप बात करो इंग्लिश में, एक्यूरेसी का मीनिंग होता है क्या? सही, सटीक। और अगर इंग्लिश में ही इसके इसका एक और मीनिंग जानो तो इंग्लिश में इसको हम कहेंगे ट्रू वैल्यू, ठीक है ना? क्या? ट्रू वैल्यू मतलब बिल्कुल सही वैल्यू आ जाए, ठीक है ना? इसी को क्या कहते हैं? एक्यूरेसी, ठीक है? और प्रिसाइज़ का मतलब क्या होता है सर? तो इंग्लिश में इन सभी को प्रिसाइज़ भी कहा जाता है, ठीक है? इंग्लिश में इन सभी को प्रिसाइज़ भी कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों? तो देखो एक्यूरेसी का मतलब भी यही है, प्रिसाइज़ का मतलब भी यही है। तो फिर सर दोनों में अंतर क्या है, जो हमको दोनों को पढ़ना पड़ रहा है? यही बात है ना? तो ध्यान से समझो। देखो एक्यूरेसी और प्रिसाइज़ इंग्लिश में तो सेम वर्ड है, पर जब हम साइंस में आ जाएँगे तो एक्यूरेसी और प्रिसाइज़ का मतलब बदल जाएगा और अभी हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। देखो क्या है? एक्यूरेसी का मतलब देखिए इट इज़ दी क्या है? देखिए इट इज़ द एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। ज़ाहिर-सा बात है। ये क्या है? ट्रू वैल्यू को ही क्या कहेंगे हम? एक्यूरेसी कहेंगे, ठीक है? और एक चीज़ यहाँ लिखे है एक्यूरेसी और फिर हम कह दिए डैश देके प्रिसाइज़, मतलब क्या है? जो चीज़ एक्यूरेट होगा जो चीज़ एक्यूरेसी में होगा, वो खुद ही प्रिसाइज़ में होगा। अब इसको हम लोग एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर देखते हैं। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम एक्यूरेसी एंड प्रिसाइज़ को अच्छे से समझ लेते हैं कि वो होता क्या है। देन आप लोगों ने इस बोर्ड को तो देखा है, हाँ या ना? कौन यूज़ करते हैं इसको? आर्चर्स, ठीक है ना? आर्चर्स यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? निशाना लगाते हैं, है ना? तो चलिए हमारे पास ये बोर्ड है, इसको समझिएगा और ध्यान दीजिएगा, ये बोर्ड हमारे पास है और हमारे पास क्या है? हमारे पास 2 कैंडिडेट हैं जो मैच को खेल रहे हैं। कौन-कौन है? एक इन भारत और एक चाइना। मैं चाहता तो इंडिया भी लिख सकता था, पर मुझे भारत नाम ज़्यादा अच्छा लगता है अपने देश का, ठीक है? तो देखिए क्या है? भारत और चाइना, ठीक है ना बच्चों? अब ज़रा ध्यान देते हैं। देखो, भारत जो है, ध्यान देना, भारत जो है, लिया अपना क्रॉसबो और लेकर के क्या कर रहा है? निशाना लगा रहा है। ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है? तो क्या हुआ? वो जब निशाना लगाया, कौन? भारत का भारत का जो कैंडिडेट है, और वो तीर आया और सीधा आके लग गया इस जगह पे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? कहाँ लगा? इस जगह पे तीर लगा। देन कहाँ गया? 10 पे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, भारत को कितने पॉइंट्स मिले? तो 10। कितने पॉइंट्स मिले? 10। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। अब बारी आई किसकी? चाइना वालों की। ध्यान देना, किसकी बारी आई? चाइना वालों की। चाइना वाला क्या कर रहा है देखो, चाइना का कैंडिडेट क्या है? वो क्या कर रहा है? देन उसने भी लिया, ये देखो, ये लिया तीर है चाइना वाले का, उसने भी निशाना लगाया और मारा। आया और आकर के उसका यहाँ पर इस जगह पे, इस पॉइंट पे निशाना लगा। देन कितना लगा? कितना आया उसका? 9। क्या आया उसका? 9, ठीक है। फिर से इंडिया वाले को मौका मिला, क्योंकि 3 हमारा, हमको तो पता है 3 राउंड मिलते हैं। देन सेकंड राउंड में फिर क्या हुआ? फिर से भारत वाला बंदा क्या किया? क्रॉसबो लिया, ठीक है, बढ़िया से निशाना लगाया, ठीक है, और इस बार आया और इस बार आके उसका लगा इस जगह पे, ठीक है। किस जगह लगा? ध्यान दीजिए, इस बार आके लगा उसका इस जगह पे, ठीक है। तो फिर से उसको कितने पॉइंट मिले?
देन अगेन मिले इसको पॉइंट 10, कितने पॉइंट मिले 10, ठीक है। इस बार क्या हुआ, इस बार फिर से चाइना वाला क्या किया, फिर से क्रॉस बो लिया, मतलब सेकंड अटेम्प्ट में, है ना। देन उसने फिर से मारा और आकर के फिर से उसका कहाँ लगा, एकदम इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ फर्स्ट टाइम मारा था। तो इस बार भी इसका कितना नंबर आया 9, ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद देखो थर्ड, यानी कि थर्ड राउंड एंड लास्ट राउंड। इस राउंड में फिर से क्या हुआ, फिर से इंडिया वाला जो है, मतलब भारत का बंदा जो है वो क्या किया, फिर से आया, मारा और ये आके लगा इस बार उसका यहाँ, इस जगह, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो देखिए फिर से उसको कितने पॉइंट मिले 10, आया ना, मिला ना 10, तो चलिए 10। और अगेन फिर से चाइनीज वाला क्या किया, चाइनीज वाला को फिर से मिला मौका कि मारो भाई, ठीक है। देन चाइना वाला क्या किया, फिर से जब क्रॉसबो चलाया और आकर के फिर से उसका कहाँ लगा, एकदम इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब तीनों ही बार चाइना वाला का कहाँ लग रहा है 9 पे, ठीक है। चलो देन टोटल कितना हो गया, देन भारत को मिले कितने पॉइंट्स 30 एंड चाइना को कितने पॉइंट्स मिले 27। आया ना बच्चों, क्लियर हो रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो ना। तो इसको मिला 27, इसको मिले 30। अब जरा ध्यान देना, समझना इस चीज़ को, कौन जीता, भारत। आपको क्या लगा मैं चाइना को जिताऊंगा, मतलब मेरा दिमाग खराब है, भारत को ही जिताऊंगा ना, मेरे हाथ में मैच है, मैं ही सब कुछ हूँ। देन मैंने भारत को जिताया, ठीक है। मगर ध्यान दो, अब क्या हुआ, जो भारत का बंदा था ना, वो गया चाइना वाले बंदे के साथ, मतलब ये कैंडिडेट के पास गया और उसने कहा भाई तेरा निशाना तो मेरे से भी अच्छा है। जाहिर सी बात है तो जरूर, क्यों कि भाई मैं मार तो रहा था 10 पे, लेकिन देखो कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, 3 अलग अलग पॉइंट्स पे लगे। लेकिन भाई तुम जब मार रहा था तो सारा का सारा पॉइंट 9 पे, मतलब तीनों ही बार तुमने इसी पर्टिकुलर पॉइंट को हिट किया, हाँ या ना। तो ये तो सोचने वाली बात है, तुम चाहते तो तुम 10 में भी मार सकते थे, तुमने 10 पे क्यों नहीं मारा। तो चाइना वाला ने क्या किया, अपना क्रॉसबो इंडिया वाले को पकड़ाया और चुपचाप वहां से चला गया। तो जब इंडिया का जो कैंडिडेट था बोला अच्छा पकड़ा दिया तो देख ही लेते हैं। तो अब वो क्या कर रहा है, जब वो मेजर कर रहा है, देख रहा है, तो क्रॉसबो में जो वो होता है जिससे हम क्या करते हैं एम लगाते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो देख रहा है कि उसके क्रॉसबो में जो एम लगा रहा था ना, वो तो 9 की जगह पे उसको 10 दिख रहा था, समझे। 9 की जगह पे उसको 10 दिख रहा था उस एम वाले पोर्शन से। तो मतलब आपको भी पता है चाइना का माल चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, है ना। तो मतलब क्या, बंदा लगा सही रहा था पर उसके इक्विपमेंट में दोष था। लेकिन हम यहाँ सीख रहे हैं क्या, एक्यूरेसी एंड प्रीसाइज। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस बोर्ड के अनुसार में, ठीक है, ये बोर्ड हमको क्या बता रहा है कि हमारा एक्यूरेट वैल्यू क्या है 10, कौन सा है 10, हमको 10 में निशाना लगाना है, 10 हमारा एक्यूरेट वैल्यू। और इंडिया वाला जो है हर बार किसको मार रहा था 10 को, उसका इसका हिट जो पॉइंट था वो 10 था। लेकिन ये क्या कर रहा है चाइना वाला बंदा, इसको दिख जरूर रहा था यहाँ पे 10 है, पर बार बार वो हिट कहाँ कर रहा था 9 पे। तो मतलब ध्यान दीजिए, एक्यूरेट वैल्यू हमारा क्या है, एक्यूरेट वैल्यू क्या है हमारा, एक्यूरेट वैल्यू है हमारा, एक्यूरेट वैल्यू है हमारा 10, लेकिन वो मार रहा है 9 पे। और ये बार बार क्या हुआ 9999 बार बार रिपीट हुआ, ये तीनों क्या हुआ रिपीट हुआ। तो जो बार बार रिपीट हो रहा है इसी को बोलते हैं प्री साइज। क्या कह रहे हैं, प्री साइज, इसको बोलेंगे हम प्री साइज, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देन एक्यूरेट वैल्यू 10 है, जीत कौन गया, इंडिया वाला, भारत वाला जीता, हाँ या ना। तो जब भारत वाला जीता पूरा का पूरा पॉइंट्स ला करके, तो देखिए यहाँ पर भी देखिए 10 10 10 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो मतलब ये एक्यूरेट वैल्यू तो है, क्या है, ध्यान दीजिए, ये एक्यूरेट वैल्यू तो है, ये एक्यूरेट तो है, और साथ में क्या है, एक्यूरेट के साथ प्रीसाइज भी है, एक्यूरेट के साथ क्या है प्रीसाइज भी है। लेकिन यहाँ देखिए ये प्रीसाइज तो है बट नॉट एक्यूरेट, नॉट एक्यूरेट। ये प्रीसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है बच्चों, बात समझ में आ गया। प्रीसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है, तो इसका मतलब हम इसे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम इसे कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि कोई भी वैल्यू जो एक्यूरेट है वो ऑटोमेटिकली प्रीसाइज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज प्रीसाइज है तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा एक्यूरेट ही हो। एकदम क्लियर है, क्योंकि 99 का वैल्यू तो आ रहा था पर हमारा वैल्यू क्या था एक्यूरेट 10। क्लियर है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आगे बढ़ सके, ले लीजिए। अब चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए आखिर हम लोग ने तो यहाँ पर क्या क्रॉसबो के साथ में, ये बोर्ड के साथ में ये वाला हम लोग ने लाइव एग्जांपल लिया, लेकिन आखिर केमिस्ट्री में इसका क्या जरूरत पड़ता है इसको मैं समझाता हूँ। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, देन केमिस्ट्री में हम लोगों को इसका क्या जरूरत पड़ा इसको ध्यान दीजिए। देखिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी एंड स्टूडेंट सी। क्लियर है, देन एक कोई केमिकल रिएक्शन करना है हमें, और एक कोई केमिकल रिएक्शन करना है हमें, ठीक है ना। एक कंटेनर के अंदर हमें कोई केमिकल रिएक्शन करना है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन करने के बाद उसका जो एक्यूरेट वैल्यू आएगा, कौन सा वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, एक्यूरेट वैल्यू ये आना चाहिए 3.45, ये हमारा एक्यूरेट वैल्यू आना चाहिए। हम मान लेते हैं कि इसका एक्यूरेट वैल्यू 3.45 होगा। इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा उसको कैलकुलेट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगा, मिलना चाहिए एक्यूरेट वैल्यू मिलना चाहिए 3.45।
ये हमको बता दिया गया है। अब देखिए एक स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट बी है, स्टूडेंट सी है और इन तीनों को ही इसी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करना है, आगे बढ़ाना है। अब कंडीशन देखिए, देन स्टूडेंट ए, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट ए, देन स्टूडेंट बी एंड स्टूडेंट सी। ठीक है, इन तीनों को कंटेनर दे दिया गया, तीनों को सेम केमिकल्स दे दिए गए। ठीक है, और कहा गया अब आप इन केमिकल्स को का रिएक्शन करवा करके आप क्या करो, वैल्यू लेके आओ। याद करो, समझ ले, याद करो बोल रहा हूँ, समझ लो एक बात को। क्या अगर आप कभी अपने स्कूल्स या फिर आपके कॉलेजेस, खासकर स्कूल्स ही होते हैं, देन स्कूल्स में जाओगे प्रैक्टिकल करोगे तो इस तरह का आपको क्या मिलेगा, एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा, खासकर प्रैक्टिकल्स में। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिए, देन ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ये तीनों हैं। इन तीनों को कहा गया कि आप एक्सपेरिमेंट करो। देन जब स्टूडेंट ए एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो फर्स्ट टाइम में स्टूडेंट ए को जो वैल्यू मिला, ठीक है ना, वो मिला 3.41। कितना मिला, 3.41। देन सेकंड टाइम फिर से इसने एक बार और प्रैक्टिस किया, सोचा कि चलो एक्यूरेट वैल्यू तक चले जाए, तो इस बार इसका आया 3.39। और देन लास्ट टाइम जब इसने करा तो इसको मिला 3.48। हम मान ले रहे हैं, आपको हम मान के बता रहे हैं। ठीक है, ये तीन वैल्यूज इसको मिले। उसी तरह स्टूडेंट बी है, उसने भी प्रयास किया। देन स्टूडेंट बी ने जब किया एक्सपेरिमेंट तो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में मिला 3.43। सेकेंड अटेम्प्ट किया तो इसको मिला 3.44 एंड जब थर्ड टाइम किया तो इसको मिल गया 3.45। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। अब चलिए लास्ट स्टूडेंट सी के पास जाते हैं। देन स्टूडेंट सी ने भी क्या किया, ध्यान दीजिएगा, इसने लेके आया 3.43। फिर से अगेन जब किया तो 3.44, लेकिन जब थर्ड टाइम करा तो इसको मिला 3.46। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 3.46। अब आप जरा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे कौन एक्यूरेट है और कौन प्रिसाइज है आपको समझना है। तो चलिए स्टूडेंट ए जिसका हमारा एक्यूरेट वैल्यू है 3.45, लेकिन स्टूडेंट ए का एक बार आ रहा है 3.41, सेकंड टाइम आ रहा है 3.39 एंड थर्ड टाइम आ रहा है 3.48। देन इस कंडीशन में स्टूडेंट ए का जो वैल्यू आया, इसके लिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसके लिए हम कह सकते हैं नॉट एक्यूरेट, नॉट एक्यूरेट। ठीक है, नॉट एक्यूरेट, नॉट एक्यूरेट, नॉर, नॉट एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। ना तो एक्यूरेट था और ना ही प्रीसाइज था। ठीक है, स्टूडेंट ए का ना तो एक्यूरेट है और ना ही प्रीसाइज आ रहा है। क्लियर है, एकदम अलग अलग है। उसी तरह से हम कहाँ आ जाते हैं, स्टूडेंट बी में। ठीक है ना, क्या स्टूडेंट बी का देखिए 3.43 फिर 3.44, देखो ज्यादा का अंतर नहीं है, और उसके बाद लास्टली 3.45 जो कि हमारा एक्यूरेट वैल्यू था। तो देखो 3.43, 3.44, 3.45, देखिए सब एक दूसरे के लगभग आमने सामने है। और सबसे बड़ा बात, ये क्या हो गया, ये एक्यूरेट हो गया। और अगर कोई चीज एक्यूरेट होता है तो ये मान लीजिए या समझ लीजिए, अगर कोई चीज एक्यूरेट है तो वो चीज क्या, प्रीसाइज भी होगा। ठीक है ना, वो चीज प्रीसाइज भी होगा। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। अब आ जाते हैं थर्ड में हम। ठीक है ना, थर्ड में देखिए इनका 3.43 आ रहा है, 3.44 आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या आ रहा है 3.46। तो देखिए ये एक्यूरेट, देखिए 3.43 और 44 के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, 3.43 और 44 के रिस्पेक्ट में, तो देखिए यहाँ इनका प्रीसाइज वैल्यू तो है, ये दोनों प्रीसाइज वैल्यू तो है, लेकिन प्रीसाइज वैल्यू तो है, लेकिन क्या एक्यूरेट है? नहीं। एक्यूरेट है? नहीं, एक्यूरेट नहीं है, प्रीसाइज है। नॉट एक्यूरेट यहाँ लिख दे रहे हैं, नॉट एक्यूरेट। प्रीसाइज तो है पर एक्यूरेट नहीं है। ये थर्ड वाला तो कुछ एक्स्ट्रा ही आ गया। ठीक है, लेकिन अगर दो का रिस्पेक्ट में बात करें तो प्रीसाइज है, क्योंकि लगभग लगभग इक्वल है, मतलब सामने है 3.43, 3.44, ऐसा समझ के चलो। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ से हमको ये कंक्लूजन मिला कि आखिर केमिस्ट्री में एक्यूरेट और प्रीसाइज का क्या वैल्यू होता है। अब जरा ध्यान दे दीजिएगा यहाँ पे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इसका क्या लेना देना। मैंने कहा भी आपको क्या, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ये होता है जिसका अपना एक वैल्यू हो। ठीक है ना, अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए जब यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहा है कोई भी, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, तो देखिए कर क्या रहा है, सबसे पहले इसका वैल्यू क्या आया 3, ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद फिर क्या आया, उसके बाद पॉइंट के बाद क्या आया 4 और 1, मतलब 3 के बाद इसने और कैलकुलेशन को आगे बढ़ाया और बढ़ा करके इसने 2 बार और मेहनत करा, हाँ या ना। तो अगर हम कहें कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो हम कहेंगे 1, 2, 3। मतलब देखिए जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करने के बाद हमें जो भी नंबर्स मिल रहा है वही तो लिख रहे हैं ना यहाँ पे, देन इसका तो वैल्यू है 1। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 3.41 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं टोटल, 3, हाँ या ना। उसी तरह से सभी के लिए है। अब समझ में आया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का यहाँ एक्यूरेसी और प्रिसाइज में क्या वैल्यू रखता है,
क्लियर है? देखिए देन आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे चल सके। ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। क्या आपको एक्यूरेसी और प्रिसाइज में किसी तरह कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत होगा तो आप जल्दी से जल्दी हमको क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हम एक और पर्टिकुलर वीडियो, तो आपको समझ में आना चाहिए एक्यूरेसी का मतलब। फिर से चलो हम एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्यूरेसी का मतलब यहाँ पर साइंस के लैंग्वेज में एक्यूरेसी का मतलब ट्रू वैल्यू, बिल्कुल सटीक। प्रीसाइज का मतलब रिपीट होना। ठीक है, अब चलो एक बार हम पढ़ के आपको समझाते हैं, ध्यान दो। चलो इसको मिटा दे रहे हैं, ध्यान दो। ठीक है, समझो इस चीज को। क्या है प्रीसाइज और एक्यूरेसी, समझो। देखो एक्यूरेसी का मतलब था क्या, ये तुम्हारा क्या था, ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी क्या था हमारा, एक्यूरेसी क्या था हमारा, ट्रू वैल्यू। क्या था, ट्रू वैल्यू। मतलब एक्यूरेसी हमको ट्रू वैल्यू के पास लेके जाएगा। क्लियर है? अब प्रीसाइज का मतलब क्या था, ध्यान दो। प्रीसाइज का मतलब था हमारा इट इज दी, ध्यान दीजिएगा, इट इज दी क्लोजनेस और रिपीटेड। देखिए क्लोजनेस और रिपीटेड ऑफ वेरियस मेजरमेंट, मतलब बार बार जो रिपीट हो रहा है या फिर लगभग लगभग सामने आ रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रीसाइज। यहाँ पर भी देखिए चाइना वाला 9 पे ही मार रहा था। ठीक है ना? तो जो बार बार रिपीट हो उसी को क्या कहते हैं, प्रीसाइज कहते हैं। क्लियर है? और एक्यूरेट तो ट्रू वैल्यू है। प्रीसाइज कभी भी ट्रू वैल्यू तक कभी पहुंच, ऐसा नहीं कि नहीं ही पहुंचेगा। प्रीसाइज हो सकता है कभी पहुंच जाए ट्रू वैल्यू तक, तो वो हमारा ट्रू वैल्यू, अगर प्रीसाइज ट्रू वैल्यू तक पहुंच गया तो एक्यूरेट हो गया, और अगर नहीं पहुंचा तो वो सिर्फ प्रीसाइज रह गया। तो मतलब प्रीसाइज कोई गारंटी नहीं है कि आप एक्यूरेसी तक पहुंच जाओ, लेकिन एक्यूरेसी पक्का गारंटी है कि अगर कोई चीज एक्यूरेट है तो वो हमेशा प्रीसाइज होगा ही होगा। बोलो आप कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए बच्चों। अब चलते हैं हम लोग कहाँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स वही चीज हो गया, मतलब क्या, हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें जो वैल्यू है जिस भी इसका डिजिट का, उसी को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं और इस चीज को आगे और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ क्या है, समझते हैं इस चीज को। देन रूल्स टू फाइंड आउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। आखिरकार हमारा क्या क्या मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स को क्या क्या हमको बता सकता है कि कौन कौन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। चलिए अच्छे से समझते हैं। देन फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ध्यान दीजिए। एक एक करके सारे के सारे पॉइंट्स को हम समझेंगे। देखिए ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, मतलब जीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फॉर एग्जांपल 2.348। ठीक है, अब इसमें बोला जाएगा आपको कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आप तुरंत बता दोगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने होंगे, सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने होंगे, बताओ जल्दी। सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसमें टोटल कितना, 1 2 3 4। देन कितने हुए टोटल, 4। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 4। चलिए एक पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल सकते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्या है, इन डेसिमल्स जीरो। क्या है, इन डेसिमल्स जीरो बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स इज नॉट सिग्निफिकेंट। चलिए समझाते हैं कैसे। देखिए एग्जाम्पल है 0.00054। अब देखिए एक्सपेरिमेंटली इसको हम प्रूव भी करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या है 0.000, मतलब क्या, जब हमारा तीनों ही बार में 0 आ रहा है तो इसका मतलब हमने कोई काम ही नहीं किया, हमने एक्सपेरिमेंट में कोई काम ही नहीं किया, तभी तो यहाँ 0 आ रहा है स्टार्टिंग में ही। ठीक है, देन क्या हुआ, तो यहाँ पर अगर आपको कोई सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में, 2। नॉन जीरो से पहले जितने भी जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कहलाएंगे, बाकी जो नॉन जीरो है वो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स तो होते ही हैं। देन यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं कुल मिला के 2। बोले कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना, पक्की बात, समझ रहे हो आप अच्छे से। देन अब आ जाते हैं थर्ड। अब चलिए अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा तो हम आपको ऐसे समझाते हैं। आप रुपीस को तो कैलकुलेट करते हो ना, 200 300 400 500, तो अगर आप 100 को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 100.0, ये 100 हो गया है या नहीं। अगर मैं आपको कहूं आप इसका वैल्यू बताओ ये कितना है, 0001.0। अब आप इसको कितना रुपया पढ़ोगे, आप इसको बोलोगे सर 1 रुपया। क्या इस जीरो का कोई वैल्यू हुआ, नहीं हुआ ना। वही चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि नॉन जीरो से पहले जितने भी जीरो नंबर होंगे वो सिग्निफिकेंट्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए। अब क्या है हमारा थर्ड पॉइंट, यहां तक तो क्लियर है। देन थर्ड पॉइंट क्या है, इन डेसिमल्स नंबर, क्या जीरोस आफ्टर नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। सही बात भी है, अभी मैंने दिखाया भी आपको। क्या, अगर जीरो नॉन जीरो के बाद आए, ध्यान से सुनो, जीरो नॉन जीरो के बाद आए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 0.5400, कितना, 0.5400, तो ये तो क्या हो गया, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है पॉइंट से पहले वाला, लेकिन 54 क्या है, नॉन जीरो, और इसके बाद क्या है, जीरो। देन अब यहां से जितने भी जीरो होंगे ना वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, यहाँ हो गए आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कुल मिला के 4। कितने हो गए, 4। अब इसके बाद आ जाइए, अब थर्ड नंबर, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो। ध्यान से देखिएगा, जीरो बिटवीन मतलब जीरो होगा किसके बीच में, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में। जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब 2 नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ जाए तो सिग्निफिकेंट होगा, ऑब्वियसली होगा बच्चों।
जाहिर सी बात वहाँ 0 वैल्यू आया होगा एक्सपेरिमेंटली, इसलिए वहाँ लिखा गया होगा 0। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1.03, 2.005, तो देखिए 1.03 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1.03 में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ अब ये 0 वैल्यू है, वैल्यू रखता है, तो कितने 1 2 3, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3। 2.005 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, जल्दी बताइएगा आंसर। जाहिर सी बात है 1 2 3 4, कितने हुए टोटल 4, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए इसमें भी, इसमें हो गए 4। बात समझ में आ रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। अब हम चलते हैं फिर से आगे, ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिए, अब चलिए ध्यान दीजिए। देन हमारा कितना पॉइंट 1 2 3 4, अब हमारा 5th पॉइंट होगा, ठीक है। तो देखिए इन एक्सपोनेंशियल नंबर्स, जाहिर सी बात है एक्सपोनेंशियल नंबर्स मैंने आपको अभी तुरंत साइंटिफिक नोटेशन में बताया, ठीक है ना। कौन सा एक्सपोनेंशियल नंबर्स का मतलब हुआ n इंटू 10 का पावर n, बात को समझिएगा, ठीक है। देन एक्सपोनेंशियल नंबर्स, द न्यूमेरिकल पोर्शन रिप्रेजेंट्स, द न्यूमेरिकल पोर्शन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना। मतलब क्या, देखिए आपको ना ये 10 का पावर n को छोड़ देना है, हटा देना है, जो ये n आएगा ना ये नंबर, ठीक है ना, इस नंबर को ही, ये नंबर ही जो होगा जितना भी होगा वही उसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। फॉर एग्जांपल हमें पता है एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, 6.023 इंटू 10 का पावर 23, ये होता है, हाँ या ना। देन अगर इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर पूछ दिया जाए कि कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, तो इसके अंदर जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना होगा बच्चों, वो होगा 1 2 3 4, तो आप क्या बोलोगे 4 होगा। बोले समझ गए, किसी तरह कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ तक तो हमको सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर हम यहाँ बढ़ेंगे, ले लीजिए। चलिए बच्चों अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, समझिए इस चीज को, 100 है, क्या है 100। अगर आपको पूछा जाए इस 100 में, सॉरी 100 नहीं 100 में पूछा जाए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए डेसिमल नहीं है, अगर डेसिमल होता और फिर अगर कोई नंबर होता तो हम सभी को जोड़ते हैं, अभी हम आपको बताते हैं, लेकिन यहाँ 100 है, तो हम इसमें कहेंगे कि टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो देखिए सिर्फ 1 को लीजिएगा, ठीक है ना। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, सिर्फ 1 है। अब चलिए इसको हम प्रूफ भी कर देते हैं। अच्छा इस 100 को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 1 इंटू, सॉरी इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 1 इंटू 10 का पावर 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं बच्चों। देन ये तो हमको लेना नहीं है, अभी हमने यहाँ सीखा एक्सपोनेंशियल नंबर्स में, हमको सिर्फ इसको लेना है 1 को, तो ये 1 क्या हो गया, यही 1 हो गया हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। बोले समझ गए अच्छे से, क्लियर है। एक और चीज देखते हैं, देखिए अभी आपको मैंने कहा अगर यहाँ देखिए 100 के बाद पॉइंट होता, तो देखिए अगर 100.0 अगर ये होता तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, समझने वाली बात है। यहाँ कितने होते हैं, तो टोटल कितने नंबर्स हैं यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाता, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता फिर से अगेन 4। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें, बहुत बढ़िया। लाइट चला गया, लाइट से ना, लाइट से रिलेटेड मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है ना। बहुत जरूरी है आपको स्टोरी सुनना, क्योंकि भविष्य तो आप ही लोग हो, ठीक है। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, स्टोरी को अच्छे से सुनना, बस थोड़ा सा खत्म करने दो, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अब यहाँ देखो यहाँ पर क्या है 4, यहाँ क्या है 4, ध्यान से देखो 4 है। अब देखो ये जो 4 है ये यूनिट में है, मतलब सिर्फ 1 नंबर है, तो इसके कंडीशन में आप सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना लिखोगे, ठीक है। तो देखो मैं इसको यहाँ लेके जा रहा हूँ, देखो अगर आपके पास 1 रहता 2 रहता 3 रहता, और देखो किसी में भी क्या नहीं है, 4 रहता 5 रहता 6 रहता 7 रहता 8 रहता 9 रहता, देखो ये सभी के सभी सिंगल नंबर्स में है, ठीक है। और कहीं किसी में भी पॉइंट डेसिमल नहीं दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में इन सभी का आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता। आपको लग रहा होगा सर 1 नहीं बच्चों, ये 1 नहीं होता, इन सभी के लिए, किन के लिए, इन सभी के लिए, ठीक है ना। जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा यहाँ 1 से लेकर के 9 तक का, ठीक है, इन सभी के लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा वो होगा इनफाइनाइट, क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अब आप सोच रहे हो सर कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स इन सभी का इनफाइनाइट कैसे होगा, क्योंकि देखो हम इसको बहुत तरीके से लिख सकते हैं, इन नंबर्स को हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 4 था ना, तो देखो 4 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, हम क्या 4 को ऐसे नहीं लिख सकते 4.0, हाँ यार, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता 2, कितना होता 2 होता, 2 होता। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 4.00, कितना हो जाता 3, और इस तरह से तो ये कितना भी लिख सकते थे हम, हाँ या ना। इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके लिए, मतलब सिंगल नंबर्स के लिए कितना होता, इनफाइनाइट। बोलो अच्छे से क्लियर है, अच्छे से समझ रहे हो, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़ सकें, ले लो। अब देखो बच्चों ध्यान दो, अब इसके बाद आता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एक ही बात है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ क्या वैल्यू है 2.08 प्लस 3.00785, क्या इन दोनों को जोड़ना है, देखो ध्यान से, क्या इन दोनों को जोड़ना है। देखो कोई कंडीशन एक्सेप्शनल होता है, जोड़ना पड़ जाता है, लेकिन अगर आपको यहाँ तुरंत आंसर करना है तुरंत, तो आप कैसे करोगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। तो ध्यान दो, आपको इसको जोड़ना नहीं है,
आप जोड़ करके अपना टाइम वेस्ट भी मत करना। आप क्या करना है, इन दोनों में जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है उसको देख लो कितना है इसमें 1 2 3 और इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7 देन इसमें 3 है, देन सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, एसएफ कितना हो जाएगा यहाँ पे, एसएफ हो जाएगा 3। क्लियर है, जोड़ करके अपना टाइम वेस्ट मत करना। इसी तरह से अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होता तो कुछ अंतर पड़ता क्या, कोई चेंज पड़ता क्या, नहीं। उसमें भी आपको क्या करना है, जो सबसे छोटा नंबर होगा ना सिग्निफिकेंट फिगर्स का उसी को ले लेना है। बोलो अच्छे से क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं, ले लो। देन देखो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखो देन हमारे पास लास्ट में क्या है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। देखो इसमें भी बस हमको करना वही है, कितना भी नंबर यहाँ क्यों ना आ जाए, करना हमको वही है बच्चों। क्या करना है, देखो कि इसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ है, उसको देख करके सीधा आंसर लिख दो। तो देखो यहाँ कितना है, यहाँ है 7.4 और यहाँ कितना है 321.05। तो टोटल यहाँ कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 और इसमें 3 और 2 5। तो कम कौन होगा, 2 वाला, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाएंगे 2। बोलिए एकदम अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत है आपको, नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे से क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे राउंड ऑफ रूल को, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेना राउंड ऑफ रूल को, क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, राउंड ऑफ रूल क्या है, आपको राउंड ऑफ करना है। अच्छा आप कभी दुकान गए हो, शॉप गए हो, जाहिर सी बात है गए होगे, क्या सर अभी क्या पूछ रहे हो, दुकान गए हो, अरे भैया गए ही होगे यार। देन अगर आप दुकान गए हो कभी ना कभी, ठीक है, सामान लिया होगा आपने। अब मान लीजिए आपने सामान खरीदा और आपको बिल आया कितना 21 रुपीज 33 पैसे, ऐसा करके आपके पास, ऐसे 33 तो नहीं बोला जाता है, ठीक है ना, क्या बोलेंगे 21 रुपीज 33 पैसे, ठीक है ना। देन इतना का आपको बिल बना। अब आप क्या करोगे, शॉपकीपर से क्या कहोगे, भैया ये जो 33 यानी कि 33 पैसा है, इसको आप क्या करो, इसको रिड्यूस कर दो, हटा दो और आप 21 ले लो। बोलोगे या नहीं बोलोगे, ऑफ कोर्स बोलोगे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, इसी को कहते हैं राउंड ऑफ करना। या फिर 21 रुपीज 90 पैसा या 90 पैसा होता तो उस कंडीशन में आप क्या बोलते, आप कहते भैया, या फिर शॉपकीपर कहता कि एक काम करो आप हमको 22 रुपीज दे दो, ठीक है ना। वो क्या करता, आगे बढ़ा करके 10 पैसा या 8 पैसा आगे बढ़ा करके आपको क्या करता, आपका राउंड ऑफ कर देता। तो इसी को राउंड ऑफ करना कहते हैं। अब ज़रा ध्यान दो, राउंड ऑफ कैसे करेंगे। मान लेते हैं आपके पास कितना है 40 रुपीज, ठीक है ना, और उसके बाद 40 यानी 40 पैसा, मतलब 40.40 है। देन इसका अगर आपको राउंड ऑफ करने कहा जाए तो आप क्या करोगे, सीधा लिखोगे 40। देखो 5 से कम है तो 40 कर दिए। यही अगर आपके पास होता 40 डेसिमल कितना 888, अगर ये होता तो वो आपको कितना राउंड ऑफ कर देना है। देन इसको आप कर सकते हैं 41, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब इसके बाद अब आप देखिए ये तो हो गया 5 से कम वाला, ये हो गया 5 से ज़्यादा वाला, डॉट 5 से ज़्यादा वाला, ठीक है। अब अगर आपके पास रहता क्या 33 डेसिमल कितना 5, ध्यान से देखिएगा 33.5, ठीक है ना। तो अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए ये 33 क्या है, इवन है या ऑड है, जाहिर सा बात है सर ये ऑड नंबर है। आपको करना क्या है, जब भी अगर ऐसा देखने को मिले ऑड नंबर, ठीक है ना, ऑड को आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करके इवन में ले आना है, ठीक है, इवन में ले आना है। देन 33.5 को आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करके कर देना है 34.0। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। वहीं अगर आपका यहाँ रहता 34.5, अब देखिए ये 34 क्या है, ये इवन नंबर है, हाँ या ना, है कि नहीं है। देन इवन नंबर को आपको कुछ नहीं करना है। देन अगर ये इसका अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो आप क्या कर दोगे 34.0। कोई दिक्कत है, राउंड ऑफ रूल समझ में आ गया आप लोगों को एकदम अच्छे से। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। देन बच्चों आपके सामने कुछ क्वेश्चंस में लेकर के आऊंगा, इसके बाद अभी लेकर के आ ही रहा हूं, ध्यान देना। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि पहले इसको कंप्लीट करता हूं मैं, फिर आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। देखो बच्चों सीरियसली कहता हूं, अगर आप मतलब किसी का भी अगर एज 18 प्लस है और वो जा रहा है वोट देने, तो बहुत संभल कर बहुत अच्छे से जाना। झारखंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, बिजली का भी स्थिति उसी तरह का है। अब देखो बिना बिजली कुछ किया नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। हम कोई कल्पना ही नहीं कर सकते, इमेजिन ही नहीं कर सकते कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या होगा। ध्यान से समझना। तो चलो मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाता हूँ और उसके बाद अगर आपने समझ होगा तो आप समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। एक गाँव था, ध्यान से सुनना, एक गाँव था और उस गाँव के लोग बहुत बहुत मेहनती थे, ठीक है। इतने मेहनती थे कि वो खुद से अपने गाँव को ऐसा समझ लो कि मॉडर्न विलेज बना के रखे हुए थे, ठीक है। अब इस कारण से हुआ क्या कि माँ लक्ष्मी, ठीक है ना, समझना, माँ लक्ष्मी बहुत खुश हुई उनका मेहनत को देख करके, उनका लगन को देख करके माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा खुश हुई। और माँ लोग तो खुश हो ही जाती हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि मैं ना कुछ मतलब कि रिवॉर्ड देना चाहती हूँ, वरदान देना चाहती हूँ पूरे गाँव वालों को, ठीक है। तो भगवान पूछे, अच्छा मतलब विष्णु भगवान है ना, तो भगवान पूछे कि अच्छा क्या रिवॉर्ड दीजिएगा, क्या वरदान दीजिएगा। तो माँ कहे ये लोग देखिए ना इतना मेहनत करता है तब जाके पैसा कमाता है,
हम एक काम करते हैं, हम इन लोग को वरदान दे देते हैं कि लोग जब भी सुबह अपना आँख खोलेगा और उठेगा, तो इसके सामने एक टोकरी सोना का सिक्का रहेगा। मतलब सभी गाँव वालों के घरों में एक-एक टोकरी सोने का सिक्का रहेगा। जैसे ही सो के उठेगा और एक टोकरी सोने का सिक्का रहेगा। तो भगवान बोले, "अहाँ, ऐसा मत कीजिएगा।" क्यों? भगवान बोले, "देखिए, मेहनत करने दीजिए, अगर आप ऐसा कर दीजिएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा।" लेकिन माँ तो माँ होती है और आपको पता ही है, माँ अपने बच्चों के लिए किसी से भी लड़ जाती है, तो वो तो वहाँ तो बात बच्चों का हो रहा है, वो भी इतने सारे बच्चे। तो माँ क्या की, वरदान दे दी। ध्यान से सुनना, ठीक है? माँ क्या की, वरदान दे दी, तथास्तु, जाओ। ठीक है ना? अब क्या हुआ, सुबह-सुबह गाँव वालों का नींद खुला, खुलते एक साथ देखता है एक टोकरी एकदम सोने का सिक्का और सभी के पास। अब क्या हुआ, जब सोने का सिक्का ऐसे ही सामने आ रहा है, तो जो गाँव वाले बहुत मेहनत कर रहे थे, उन्होंने मेहनत करना बंद कर दिया। अब वो करने क्या लगे? अब आपको भी पता है फोकट का पैसा अगर कहीं से भी मिले, तो अच्छी जगह पर कभी नहीं लगता। आप भी देखो, अगर आप कभी रोड में चल रहे होगे, अगर आपको कुछ पैसा मिल गया, 50, 100, 200, आप उसको कभी अच्छे काम में नहीं लगाओगे। आप ऐसा नहीं कि कोई बुक खरीद लिए या कोई कॉपी खरीद ली या पेन खरीद लिए। नॉर्मली जो ह्यूमन नेचर है, वो उस पैसे को क्या करेगा, कहीं न कहीं खा पी के बर्बाद कर देगा। मतलब चल भाई पार्टी कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं और वो खत्म हो जाएगा पैसा। उसको आप सही जगह यूज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो पैसा ही अच्छा, मतलब अच्छी नीयत से नहीं मिला आपको। आप कभी यूज़ नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है? तो वही हुआ, जब फ्री पॉकेट का धन मिल गया, पैसा मिल गया, तो आप बताओ मेहनत करोगे? आप कभी मेहनत नहीं करोगे। देन सभी क्या करने लगे? जुआ, शराब, फलना-ढकना, सब चीज़ के चक्कर में पड़ गए, ठीक है ना? वो जो गाँव, जो मेहनत के नाम का मिसाल कहा जाता था, वो मेहनत के नाम पे अब नीलबटा सन्नाटा हो गया, ठीक है? गाँव अंधेरे में डूब गया। तो इस बात को लेकर के माँ लक्ष्मी को बहुत अफ़सोस हुआ। लेकिन इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलता है? कि फ्री का कोई भी चीज़ हानिकारक होता है, ठीक है? अब आप समझ सकते हो झारखंड में क्या चल रहा है, 100 यूनिट, 150 यूनिट फ्री, ठीक है? चलिए मान लीजिए 150 यूनिट आपने फ्री कर भी दिया, लोग बहुत खुशी-खुशी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कहीं भी हो, अगर फ्री का कुछ भी मिल रहा है, तो बच्चों याद रखना, इस दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ तक कि आपको अगर 1 बॉटल पानी भी प्यास लगा है ना और पीना है, तो उसका भी आपको 15 से 20 रुपया देना होता है। आपको फ्री का कुछ नहीं मिलता और अगर कोई चीज़ फ्री का मिल रहा है, तो देखो सर्विस, ठीक है ना? कल दिन भर आपको पता है, कल सुबह में मतलब 11 साढ़े 11 बजे क्या हुआ ना कि हल्का-सा आँधी चला, हल्का-सा, ऐसा भी नहीं कि बहुत तेज़, हल्का-फुल्का आँधी चला, थोड़ा-मोड़ा थंडरिंग हुआ और 11 बजे से लेकर के आज सुबह मतलब आज मॉर्निंग में 6 बजे तक लाइन कटा रहा, 6 बजे के बाद लाइट आया है। आप ज़रा सोचो, किस लेवल का फ्रस्ट्रेशन होगा? हम जैसे मतलब कैसे कहो कि हम जैसे टीचर्स को जो आपको पढ़ाना चाहते हैं या फिर और भी बहुत सारे काम है भाई इलेक्ट्रिसिटी से। मतलब ऐसे समझ लो कि जो फार्मर्स हैं उनको पानी देना होता है अपने फसल में, ठीक है? बहुत सारे काम है इलेक्ट्रिसिटी के, आपको पता ही होगा, आप लोग भी इसी दुनिया में रह रहे हो। तो जो ये इतना देर तक मतलब एक बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है, सुबह के 11 साढ़े 11 से एक सुबह के साढ़े 11 बजे से दूसरे सुबह के 6 बजे तक और आप बताओ अभी तक लाइट नहीं है। किसने माँगा फ्री का बिजली? तू पैसा ले भाई, हम देते हैं बिजली बिल, तो तू पैसा लेना बिजली बिल ले ले, लेकिन टाइम पर बिजली दे दिया कर। अभी भी देखो, जबकि सुबह 6 बजे आया, अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मतलब वीडियो कितने देर का होगा? आधा घंटा, 1 घंटा का होगा, 1 घंटा मैं शूट कर रहा हूँ। देखो बीच में लाइट चला गया। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है जब लाइट नहीं जाता हो। अब सोचो कि आपको किसको वोट देना है, जो आपको फ्री में बिजली दे रहा है और वो किस लेवल का बिजली दे रहा होगा आप सोच सकते हैं। फ्री में कहाँ से देगा भाई? आपको, आप साइंस के कैंडिडेट हो, आप इलेक्ट्रिसिटी फ्री में कैसे बना सकते हो? क्या ऐसा कर रहे हो जो फ्री में बन रहा है? किसी भी चीज़ में कहीं से भी अगर आप इलेक्ट्रिसिटी निकाल रहे हो, आपको कुछ ना कुछ मतलब पर यूनिट कॉस्ट तो आता ही होगा। आप फ्री में कहाँ से दे दोगे? वो भी हमारे टैक्स का पैसा है। फालतू की बातें, मतलब ऐसे समझ लो बच्चों, अगर कोई चीज़ कहीं भी अभी आपको फ्री में मिल रहा है ना, अब जैसे आप बोलोगे सर यूट्यूब में तो आप फ्री में पढ़ा रहे हो। देखो बच्चों, मैं यहाँ आपसे आपको फ्री में पढ़ा ज़रूर रहा हूँ, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब मुझे व्यूज़ के मतलब अभी जब आप व्यूज़ दोगे, तो उस व्यूज़ के यूट्यूब मुझे पैसे देगा, आप नहीं दोगे, यूट्यूब देगा। ठीक है ना? कहीं न कहीं से आएगा। कुछ ना कुछ तो मेरा भी होगा ना कि हाँ भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी बहाने आप भी मुझे पसंद करो, मुझे प्यार करो, ये भी तो है। तो हर किसी का एक-दूसरे से लेन-देन चलता रहता है। तो आज आप समझ गए कि फ्री का कोई चीज़ अच्छा नहीं होता और ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि फ्यूचर आप हो, ठीक है? आपको डिसाइड करना है कि आपको किसको वोट करना है और किसको नहीं करना है। तो चलिए बच्चों, ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स का पूरा टॉपिक खत्म होता है। राउंड ऑफ रूल भी खत्म होता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन पे जो आपको बनाना है अपने घर पे, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए, ये हमारा एनसीईआरटी का क्या है, ज़रूर ज़ाहिर-सी बात है आपको पूरा क्लीन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या-क्या बनाना है, ठीक है? चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। आपको सबसे पहले करना है क्या? एनसीईआरटी का बुक खोलना है। अभी तक मैंने जहाँ तक पढ़ाया है, उसके सारे क्वेश्चन आंसर आपको पहले एनसीईआरटी से करने हैं, ठीक है? तो ज़रा ध्यान दीजिए, आपको करना है सबसे पहले आपको करना है 1.18 कर लेना है, ठीक है? इसमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन, ये आपको पूरा का पूरा 1.18 कर लेना है, ठीक है ना? उसके बाद क्या 1.19 भी आपको कर लेना है पूरी तरह से। यहाँ तक कि और आप क्या-क्या कर सकते हो? आप 1.16 भी आंसर कर सकते हो, ठीक है ना? उसके बाद
आप 1.15 का भी आंसर कर सकते हो, ठीक है, और 1.14 का भी आप आंसर कर सकते हो। मतलब आपको क्या क्या कर लेना है, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 17 अभी नहीं होगा, ठीक है, आगे बताऊंगा तब होगा 1.18, 1.19 और इसके बाद आएगा 1.20, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा 1.20, 1.20 भी आपको कर लेना है, ठीक है ना, 1.20 भी कर लेना, 1.21 अभी नहीं बनेगा, आगे जाएंगे तब बनेगा। देन क्या क्या बोला मैंने, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार, ठीक है ना, क्या क्या था आपका, था यहाँ पे, ध्यान दो, ये सब आपको होमवर्क कर लेना है एकदम दिमाग से, ठीक है ना, और होमवर्क करके क्या करोगे आप, मुझे कमेंट बॉक्स में भरोगे आंसर 1.1 का सर ये, 1.2 का ये, कमेंट में भर देना, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप पूरा कमेंट बॉक्स मेरा भर दो, ठीक है, ध्यान दो, जब इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूँ तो पक्का कुछ ना कुछ तो इच्छा होगा ना मेरा भी, और वो आपका फर्ज बनता है एज ए स्टूडेंट कंप्लीट करने का, ठीक है। देन क्या आप करो, देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1.14, ध्यान दो, ये आपका होमवर्क है बच्चों, ये आपको करना है एक्सरसाइज का, ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ठीक है, जो जो अब आपका अब देखिए टॉपिक कंप्लीट होते जाएगा और आपको क्वेश्चन करते जाना है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज कौन कौन सा, 1.14 कर लेना है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी इजी है। उसके बाद 1.15 भी कर लेना है, ठीक है, उसके बाद क्या 1.16 भी कर लेना है, ठीक है, उसके बाद 17 नहीं बनेगा, 1.18 करना है, 1.19 करना है और 1.20 करना है और 1.21 भी कर लेना है। ये सारे के सारे मैंने आपको दे दिए आपके होमवर्क्स। देन आपको इन सभी को कंप्लीट करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये करना है आपको, जितना मेहनत करोगे उतना आगे जाओगे और आपको मेहनत करते चलना है। देन बच्चों ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे दोगे। देन फाइनली अभी मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, मिलता हूं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा हो तो बच्चों लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक भी मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है हर एक विपरीत परिस्थिति में वीडियो बनाने के लिए। अभी मेरे पास ऐसा समझ लो कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं इलेक्ट्रिसिटी से, पर फिर भी जैसे ही लाइट आ रहा है ना, मैं दौड़ जा रहा हूं कि नहीं मुझे वीडियो बनाना है। देन आप अगर लाइक करोगे तो मैं उतना ही तेजी के साथ, मैं फिर से कहता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करते हो, तो जो भी हो आप मैसेज किया करो। देन मैं क्या करता हूं, आपके लिए इस तरह से वीडियो बनाते रहूंगा। और याद रखना, जैसे ही मैं आगे जाता रहूंगा मैं डेप्थ में जाता चला जाऊंगा, ठीक है, और जैसे ही मैं डेप्थ में जाऊंगा उसके बाद क्वेश्चन आएगा सिंगेज का या फिर फिंगर टिप्स का। आप चाहो तो देख सकते हो 12th का मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, 12th मतलब क्लास 12th का, उसमें भी मैं सिंगेज PYQs लेकर के आ रहा हूँ, क्वेश्चन बनवा रहा हूँ पर्टिकुलर हर एक टॉपिक का, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, जो भी सिंगेज में है या फिर फिंगर टिप में है। तो आपको भी क्या करना है, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेरे साथ डबल मेहनत करना है, तभी तो जाकर के रिजल्ट आएगा, वरना नहीं आ रहा, ठीक है। वह मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे आपका रिजल्ट नहीं हो रहा। फिर से कर रहा हूँ, तो फिर से बच्चों लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स जी, राम राम।